Hello students, welcome to Samaria classes and this is Advocate Vikram Pratap Singh welcoming you to the demo lecture 3 और हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इन दी लास्ट टू वीडियोस आपने देखा होगा हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कंपनी कितने तरीके की होती है। तो हमने पढ़ा कि सर कंपनी दो तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कौन कौन सी, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कितने तरीके की होती है? दो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 21। एंड शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 22। मैंने बताया था ना अल्फाबेटिकल चलता है बेटा, जी पहले आएगा एस बाद में आएगा, तो कभी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आपको। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमने डिस्कस की सेक्शन 2 क्लॉज 92। ठीक है सर, तो ये तो लाइबिलिटी के आधार पर हमने पढ़ लिया। फिर हमने मेंबरशिप के आधार पर कंपनी पढ़ ली कि भैया मेंबरशिप के बेसिस पर कंपनी दो तरीके की होती है। कौन सी सर? या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी सर, या फिर वो पब्लिक कंपनी होगी सर। प्राइवेट कंपनी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 71। अगेन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पी आर पी यू, तो प्राइवेट में आर पहले आता है, यू बाद में आता है ना, आर के बाद ही तो यू आता है। तो 26871 में कंफ्यूज मत होना, 268 इसका है, 71 इसका है। और दो चार बात देखोगे, आंखों से निकालोगे, कोशिश तो करो बेटा। होते हैं सेक्शन याद, क्यों नहीं होते? आप करना चाहोगे तो सब होंगे। ठीक है सर, आज हम क्या पढ़ेंगे? सर आज हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी कितने तरीके की होती है। प्लीज मेरी बात सुनना। पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए आज हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, वर्ड क्या है? कंट्रोल। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल। तो सर आपने कंपनी का मीनिंग पढ़ा है इनिशियल लेक्चर्स में? हाँ सर, कंपनी, COM प्लस PANI लैटिन वर्ड से निकला है, हमने पढ़ा था। एक KOP है, कमिंग टुगेदर फॉर अर्निंग मनी, तो देयर इज अ कॉमन पूल ऑफ कैपिटल। देखो बेटा, हर कंपनी में कॉमन पूल ऑफ कैपिटल होता है। एवरी कंपनी इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हर कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। हर कंपनी जो है उसमें कॉमन पूल ऑफ कैपिटल होता है। सर हमें तो ये पता ही नहीं कॉमन पूल ऑफ कैपिटल क्या होता है, जॉइंट स्टॉक क्या होता है। बेटा आपने पार्टनरशिप पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो तो आप बैलेंस शीट जब बनाते हो तो वहां पर आप क्या लिखते हैं बेटा? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। पर जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो यू डोंट मेंशन द नेम। अरे यार करोड़ों मेंबर्स हैं रिलायंस के, तो वहां लिखा आता है डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश ईच। हाँ या ना, दैट इज जॉइंटली हेल्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके सर, तो भैया उस कॉमन पूल ऑफ कैपिटल में मान लीजिए हमारी कंपनी की कैपिटल है 10 लाख और मान लीजिए इसमें 5 शेयर होल्डर है, ABCDE। अज्यूमिंग दैट सबके पास 2-2 लाख के शेयर्स है, तो इसका मतलब सबके पास बराबर वोटिंग पावर हो गई। हाँ या ना? सर अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती तो भाई गारंटी के बेसिस पर वोटिंग पावर डिसाइड हो जाती। हाँ या ना? मान लो ये 2 लाख का अमाउंट का गारंटी दे के बैठा है, ये 2 लाख का बैठा है, तो वो 20% हो जाता। हाँ या ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी में जो कंट्रोल एक्सरसाइज होगा वो कंट्रोल कैसे ऐसे एक्सरसाइज होगा? दो तरीके से। या तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, जैसे कि मैंने बताया भाई अब आप फ्री फोकट में तो किसी को वोटिंग के राइट दोगे नहीं। हाँ या ना? यूं ही दे दोगे क्या किसी को भी कि आइए आइए आपको वोट डालना अच्छा लगता है, हम आपको वोट डालने का राइट देते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, इंजॉय योर राइट। अरे कैसी बातें करते हो? अरे भाई हमारी कंपनी है, जो पैसा लगा के बैठा है अगले के पास वोटिंग पावर होगा, जो नहीं लगा के बैठा उसके पास नहीं होगा। सिंपल एज दैट।
हाँ जी सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा या तो आपका किसी कंपनी पे कंट्रोल है तो क्यों है, या तो फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, या फिर एक कंट्रोल और होता है जिसे हम बोलते हैं मैनेजरियल कंट्रोल। सर ये क्या कंट्रोल होता है? बेटा मैं दोनों बातें बताऊंगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है सर। तो सर फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? अब मैं आपसे ये बोलूं कि मान लेते हैं जी ये कंपनी है, ये दो कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी है जी वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड की पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, और मान लीजिए ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है जी, और एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड के एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 60 करोड़ के शेयर्स हैं। कितने करोड़ के बेटा? 60 करोड़ के। इसका मतलब ये हुआ ना कि वाई लिमिटेड का जब रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया जाएगा तो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो सबसे बड़ा मेंबर होगा वो कौन होगा? एक्स लिमिटेड, क्योंकि उसके पास कितने करोड़ के शेयर्स हैं? 60 करोड़ के, हाँ या ना? तो जब भी कंपनी में कोई वोटिंग पावर यूज करने की बात आएगी, सर ऐसी बात कब आती है बेटा? हर कंपनी की साल में एक मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं AGM। सर आप पढ़ाते पढ़ाते होल्डिंग सब्सिडी पढ़ाते पढ़ाते AGM पे आ गए। क्या होती है सर AGM? एनुअल जनरल मीटिंग। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि ये हो क्या रहा है, वोटिंग पावर क्या है, ये कोई चुनाव थोड़ी ना हो रहे हैं। भाई पॉइंट को समझिए। आप सबने एक बात पढ़ी होगी कि कंपनी में तो लाखों शेयर होल्डर होते हैं, करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, हजारों शेयर होल्डर होते हैं। क्या हर व्यक्ति को हम कंपनी को मैनेज करने का राइट दे दें? चलो आप ही बताओ। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी 100 करोड़ रुपए की कैपिटल है, और मान लीजिए एक बंदा है एक्स, इसके पास 100 रुपए के शेयर है। क्या मैं इसको 100 करोड़ का जॉइंट स्टॉक, मतलब क्या मैं इसको 100 करोड़ के कॉमन पूल को मैनेज करने का पावर दे दूं? आप मैनेज कर लो। तो बेटा ये लंका लगा देगा आपकी कंपनी की। क्या बात कर रहे हो सर? क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास तो कुछ डुबोने के लिए है ही नहीं। ही हैज नथिंग टू लूज। 100 रुपये के तो शेयर नहीं है इसके पास, ये क्या मैनेज करेंगे कंपनी को? सर ये कौन सी बात होती है? बात तो बिल्कुल सही है भाई। आप समझिए 100 करोड़ की कैपिटल में अगले के कितने लग रहे हैं? 100। तो ये तो उल जुलूल डिसीजन लेगा, है ना? और पैसा किसका बर्बाद होगा? आपका और मेरा। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति है जो कंपनी में 100 करोड़ में से मान लो 20 करोड़ के शेयर होल्ड करता है, तो उसको ज्यादा चिंता होगी या 100 करोड़ वालों को होगी? मान लो ऐसे समझो कि ये दोनों ही गलत डिसीजन लेते, तो ज्यादा गलत डिसीजन लेने का चांस किसका है? जिसका 100 रुपए स्टेक पे है या जिसका 20 करोड़ स्टेक पे है? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस है सर, 20 करोड़ वाला सही डिसीजन लेगा। बस, तो आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। माय पॉइंट इज, सब लोगों के हाथ में कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है, ना तो वो प्रैक्टिकली फीजिबल है ना वाइबल है। इसीलिए जो कंपनी का कंट्रोल है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ सम फ्यू इंडिविजुअल्स जो या तो प्रोफेशनली टैलेंटेड है। मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के शेयर्स खरीदने के हो सकता है इतने पैसे नहीं हो, पर मेरा टैलेंट को यूज कर कर रिलायंस जो है वो आसमान से और ऊपर वाले आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है। तो भैया स्वाभाविक सी बात है, मुझे प्रोफेशनल डायरेक्टर कंपनी बना सकती है, मुझे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी बना सकती है कि विक्रम जी आइए और आप अपनी विशिष्ट सेवाएं हमारी कंपनी को प्रदान करिए, तो हम देंगे भी सही, हाँ या ना? या फिर रिलायंस के मुकेश अंबानी जी जिनका कंपनी में स्टेक बहुत बड़ा है, हाँ या ना, तो वो कंपनी को मैनेज करेंगे, या उनके द्वारा जो और उनके जो साथी लोग हैं, प्रमोटर ग्रुप के पार्ट है, वो मैनेज करेंगे। अब पॉइंट इज दिस कि पूरे साल भर वो मैनेज कर रहे हैं, तो ये 100 वाले के भी तो 100 रुपए लग रहे हैं ना, इसकी भी तो सोचनी पड़ेगी कि नहीं सोचनी पड़ेगी? सर बात तो वाजिब है। अब भाई 100 लग रहे हैं तो क्या 100 रुपए कोई हराम के रुपए थोड़ी ना है, अगले ने भी मेहनत करके लगाए यार भाई। बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो एटलीस्ट इसके पास एक राइट होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां ये उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सवाल जवाब कर सके, जी आपने ऐसा डिसीजन लिया, इससे कंपनी को ये घाटा हुआ, ऐसा क्यों किया आपने, या आगे आपका क्या विजन है, वॉट एवर इट इज। तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां हम खाते मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे साहब? पार्टनरशिप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ना, लिखते ना उसमें कि राइट ऑफ एग्जामिनिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन दी सेम वे इफ आई एम दी शेयर होल्डर, मुझे पता नहीं होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है?
बिल्कुल होना चाहिए सर। तो साल में एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर आपको एनुअल अकाउंट्स दिखाए जाते हैं, वो अकाउंट सही है या नहीं है इसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट आपको मिलती है और आप वहां पर अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। कुल मिला के एजीएम वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करते हो, हाँ या ना। तो मान लीजिए आपको लगता है कि किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, तो एज मेंबर्स आप सब कलेक्ट होकर उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। सर बात तो आपकी सही है। तो आई होप आपको ये फाइनेंशियल कंट्रोल का लॉजिक समझ में आया होगा। जी सर। तो मैंने कहा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, मैं वापस बोलता हूं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो या तो फाइनेंशियल कंट्रोल के बेसिस पर आता है। अब फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? कोई भी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी की पेड अप कैपिटल में हाफ से ज्यादा, मोर देन 1/2, मेरे वर्ड को सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मोर देन 1/2। जी सर। तो सर एक बार आप बताएं सर, सब्सिडरी कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है? तो मैंने बोला सब्सिडरी कंपनी जो है वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी का मोर देन 1/2 ऑफ द पेड अप कैपिटल है। ठीक है ना? तो एक बार आप पढ़ना प्लीज बेटा, मैंने फिर से बोला। अब ये तो समझ में आ गया, पर आप ऐसे लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एक्ट की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, बेयर एक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। तो बेयर एक्ट क्या कहता है सुनो, सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी इन रिलेशन टू, अब ये वर्ड आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है, मुझे तुम्हारे आंसर में ये चाहिए। अगर सब्सिडरी कंपनी आ गई तो इन रिलेशन चाहिए। यार ऑब्वियस है, आप बच्चे हो किसके? मतलब मिस्टर एक्स के, अपने फादर के, अपनी मदर के। भाई इन रिलेशन, हाँ या ना। आप छोटे हो किससे? इन रिलेशन। इन दी सेम वे आप होल्डिंग कंपनी हो, आप सब्सिडरी कंपनी हो, किसके? इन रिलेशन। तो ऑब्वियस है रिलेशन वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि स्टैंड अलोन तो आप सब्सिडरी हो नहीं सकते, है ना। स्टैंड अलोन तो सब्सिडरी हो नहीं सकते आप, आपकी कोई ना कोई होल्डिंग होएगी ना। तो इन रिलेशन वर्ड लिखना जरूरी है मेरे बेटे। यस सर, डन सर, आ गया सर, लिख देंगे। तो सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या हुआ? सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। तो भैया लोग क्विज खेल लेते हैं। यहां एनी अदर कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी से है? जवाब दीजिएगा बेटा। यहां सर 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 एनी अदर कंपनी मतलब सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू, तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है? सर होल्डिंग की। यस बेटा, होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है, हाँ या ना। तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब देखो फिर वर्ड क्या आया? मीन्स अ कंपनी। अब आप प्राइवेट की डेफिनेशन देख लो, पब्लिक की डेफिनेशन देख लो। एक्ट का लैंग्वेज क्या है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब आप ये वर्ड ही यूज नहीं करके आ रहे हो एग्जाम में और बोलते हो हमें मार्क्स नहीं मिलते, तो बेटा गलती आपकी है ना, आपने पढ़ाई ढंग से नहीं है। सुपरफिशियली लॉ को पढ़ोगे और तो लिख, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर 100% में आप 60% ही पढ़ोगे तो लिख के तो 30 ही आओगे, और अगर आप 100 में से 100 पढ़ोगे तो एटलीस्ट 80 रिकॉल कर पाओगे, 60-70 डिलीवर कर पाओगे, तब जाके एग्जामिशन आ जाएगी 60-70 नंबर। सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त। पूरा पढ़ोगे तो आप कुछ कर पाओगे, अगर पूरा पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे मार्क्स आएंगे मेरे बेटे? जी सर से हम पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए मैंने बोला सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी, अब देखो खुद ही लिख दिया ना एक्ट ने, होल्डिंग कंपनी क्या करती है? पढ़िएगा जरा, पढ़िएगा। कंट्रोल्स दी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या बात हुई? इसको हम 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, पहले फाइनेंशियल पर आ जाते हैं। देखो क्या लिखा, कंपनी इन विच दी होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेस और कंट्रोल। बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। आपने ये सब बातें फाउंडेशन में भी पढ़ी है, पर यह बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपने जिस डेप्थ में आज पढ़ा होगा आपकी आंखें खुली होगी, अरे यार सर ये भी होता है क्या? सर बोलना क्या चाह रहे हो बताता हूं, सुनो। वर्ड क्या लिखा है? एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स।
ठीक है सर, तो ये दोनों शब्द अलग अलग है क्या बेटा? एंड तो लिखा नहीं, और ही लिखा है, मतलब ये अलग है और ये अलग है, या तो ये या तो ये। ठीक है सर, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। चलो इस पे अभी हम आते हैं। मोर देन 1/2 तो समझ में आ गया, मतलब ये कि कोई भी कंपनी सब्सिडरी मान ली जाएगी दूसरी कंपनी की, अगर उस दूसरी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में वोटिंग पावर में कितना है, मोर देन 1/2। बोलो मोर देन 1/2। तो सर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, अभी अभी पढ़ा था ना हमने एग्जाम्पल में, कि ये कंपनी है, इसकी 100 करोड़ की कैपिटल है, और इस 100 करोड़ की कैपिटल में इस कंपनी का 60 करोड़ का शेयर है, तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई, और ये कौन हो गई, ये सब्सिडरी हो गई। अब प्लीज सुनिएगा, तो यहां पर मैं अगर आपसे बोलूं तो 60 करोड़ इज ग्रेटर देन 50 करोड़, तो पहली बात तो याद रखना है मोर देन 1/2 है, मतलब 50% कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, उससे ज्यादा होना चाहिए। बराबर भी होगा तो भी काम नहीं चलेगा बेटा, वर्ड क्या लिखा है, मोर देन, मोर देन। डन सर। तो हमने क्या बोला, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अनदर कंपनी होल्ड्स मोर देन, इन विच अदर कंपनी एक्सरसाइजेस, है ना, और कंट्रोल्स, यही वर्ड लिखा था, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा बेटा, दोनों वर्ड का डिफरेंस है। अब आप बात समझना, जब इस कंपनी की, मान लो ये वाई लिमिटेड है और ये एक्स लिमिटेड है, तो जब वाई लिमिटेड की एजीएम होगी तो इस एजीएम में वोट कौन डालेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, एक्स लिमिटेड के पास शेयर है तो एक्स लिमिटेड डालेगी, हाँ या ना, खुद डालेगी। मतलब सर वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो वोट कैसे डाल सकती है? अरे ऑब्वियस सी बात है, एक्स लिमिटेड का मतलब वो अपने किसी ऑथराइज एजेंट को भेज देगी वहां पर, जो वोट डाल के आ जाएगा। डन सर। तो इसका मतलब यहां कंपनी खुद वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है, तो वर्ड क्या लिखेंगे, एक्सरसाइजेज, हाँ या ना? ठीक है सर। सर दूसरा वर्ड, दूसरा पॉइंट क्या था, वो कंट्रोल्स क्या था, देखो मैं बताता हूं आपको। मान लो मान लो कि ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है वाई लिमिटेड। ठीक है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में 55% वोटिंग पावर है, तो एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई और वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गई। डन? यस सर। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है जेड लिमिटेड, ठीक है सर, और जेड लिमिटेड की जो कैपिटल है मान लीजिए 100% है, और इस 100% की कैपिटल में वाई लिमिटेड के पास 60% शेयर है। ठीक है जी। तो अब आप बात समझना, एक्स लिमिटेड कौन है, होल्डिंग कंपनी, किसकी, वाई लिमिटेड की, और वाई लिमिटेड किसकी होल्डिंग कंपनी है, जेड लिमिटेड की, है ना। अब सारा गेम पैसे का है बेटा, पैसे का, अपना सपना मोनी मोनी, एवरीथिंग इज अबाउट मोनी, पैसा, जिसकी जेब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप बात समझना, इसकी कॉमन पूल में इसका मेजॉरिटी है और इसकी कॉमन पूल में इसका मेजॉरिटी है, तो जब इसका कंट्रोल इस पर है तो डोंट यू थिंक सो इसका कंट्रोल इस पर भी होगा? सर बात तो सही है। अरे इसका मतलब मैं खुद के नाम से 60% शेयर होल्ड करूं, ये जरूरी है क्या? मैं अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी तो होल्ड कर सकता हूं, तो भी वो जो तीसरी वाली है, दैट इज जेड लिमिटेड इन माय केस, वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी। मतलब सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी क्या होगी, सब्सिडरी। अब आप बात समझो, फिर वही बात, पैसे की बात है। अब मैं कह रहा हूं इसके कॉमन पूल में हमारा 55% है, मतलब इसका इस पर कंट्रोल है और इसका इस पर कंट्रोल है, तो इसका भी तो इस पर कंट्रोल है। लेकिन पॉइंट इज दिस, जब जेड लिमिटेड की मीटिंग होगी, एजीएम होगी, तो वोटिंग पावर एक्स लिमिटेड होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जेड लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो नाम किसका लिखा होगा, वाई लिमिटेड का, हाँ या ना। पर वाई लिमिटेड काम वही करेगी जो एक्स लिमिटेड करने को बोलेगी,
बात को समझो यार, वाई लिमिटेड पर किसका कंट्रोल है? एक्स का। तो एक्स जेड लिमिटेड की एजीएम में वोटिंग पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। अगर वर्ड आता है एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज कब? जब आप स्वयं कर रहे हो, और जब आप वोटिंग पावर कंट्रोल करवा रहे हो। दूसरा वर्ड क्या लिखा था? एक्सरसाइजेज और कंट्रोल। हाँ या ना? इसका मतलब है कि भैया मैं अपने सब्सिडरी के थ्रू वोट करवा रहा हूं। हाँ या ना? अब मैं इसके चांटे लगाऊंगा तो ये इसके लगाएगा ही ना यार। मैं इस पर कंट्रोल रख रहा हूं तो ये इस पर कंट्रोल रखेगा ही ना यार। मतलब इसका इस पर कंट्रोल है, इस पर मेरा है, तो मेरा भी तो इस पर होगा ना। बट पॉइंट इज, इसके वोटिंग पावर को मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं इसके थ्रू एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो उसे कंट्रोल वर्ड बोला जाएगा। तो अब आप वापस आइए डेफिनेशन पे, देखो क्या लिखा, एक्सरसाइजेस। तो यहां ये जो वर्ड है एक्सरसाइजेस, मतलब होल्डिंग कंपनी के नाम पे शेयर्स हैं। मतलब डायरेक्टली एक्स लिमिटेड होल्ड करती है शेयर जेड लिमिटेड के। ऐसा भी तो हो सकता था हमारे वाले एग्जांपल में, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने बोला कंट्रोल्स, तो इसका मतलब है होल्डिंग कंपनी के खुद के नाम पे नहीं है, होल्डिंग कंपनी के नाम पर शेयर्स नहीं है, होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी के नाम पे है। समझ रहे हो? तो एक्ट में बेटा एक एक वर्ड, ये जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं, ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए फीस लेते हैं, किस बात की? इन वर्ड्स को इंटरप्रेट करने की, प्ले अराउंड करने की। क्योंकि ये लॉ के वर्ड्स ही तो हैं जिनको इंटरप्रिटेशन करा जाता है लॉ के अंदर। हाँ या ना? और जो हो सकता है आगे जाके आप भी अपने प्रोफेशनल करियर में करो, आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हो और आप टैक्सेशन प्रैक्टिस करते हो, तो कई बार आपके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ डिमांड नोटिस निकाल के दे देता है, तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ जाके उनका केस लड़ना पड़ता है वकील के साथ मिलकर। हाँ या ना? तो माय पॉइंट इज कि आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन इन डेप्थ आना चाहिए, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो देखो वर्ड लिखा है अलग अलग, तो कोई लॉजिक होगा ना लिखने का। ये यूं ही लिख दिया, अजी ये तो एक ही बात है, तो एक ही लिख देते। अरे भाई एक्सरसाइजेज मतलब मैं खुद कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं खुद वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं खुद डायरेक्टली होल्ड कर रहा हूं शेयर्स को। लेकिन जब मैंने बोला कंट्रोल्स, इसका मतलब मैं डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा हूं, बट जो वोट डालने जाएगा वो अपना ही बच्चा है, वो अपनी ही सब्सिडरी है। अरे हाँ है ना? ठीक है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये धर्मेंद्र लिमिटेड है, ये है धर्मेंद्र लिमिटेड, और धर्मेंद्र की दो सब्सिडरी है, सनी लिमिटेड, बॉबी लिमिटेड, ठीक है ना? और मान लीजिए एक कंपनी है अपने लिमिटेड, और इस अपने लिमिटेड में सनी लिमिटेड की 35% होल्डिंग है और बॉबी की होल्डिंग है मान लो 25%। तो आप मुझे बताओ, धर्मेंद्र लिमिटेड की तो कोई होल्डिंग है ही नहीं, पर ये दोनों किसकी सब्सिडरी है? धर्मेंद्र लिमिटेड की। तो इसका मतलब अपने लिमिटेड की जब मीटिंग होगी और वोटिंग पावर एक्सरसाइज होगी, तो 35% वोटिंग पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? सनी। और 25 कौन करेगा? बॉबी। तो 35 प्लस 25 कितना हो गया बेटा? 60% हो गया ना? हाँ सर। तो धर्मेंद्र तो अपनी लिमिटेड में कंट्रोल करता है वोटिंग पावर, कितनी कंट्रोल करता है? 60% करता है, जो कि 1/2 से ज्यादा है। तो हम मान लेंगे कि धर्मेंद्र होल्डिंग है और अपने सब्सिडरी है। सर बात तो समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फाइनेंशियल कंट्रोल। बोलो कौन सा कंट्रोल? फाइनेंशियल कंट्रोल। अब देखो क्या लिखा है, वापस से मैं आपको बताता हूं। देखो हमने लिखा है सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन। तो ये एक्सरसाइजेज आया, इसका मतलब क्या है? ईदर एट इट्स ओन, खुद करती है तो एक्सरसाइज बोलोगे, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला केस है ना। तो जरूरी नहीं है धर्मेंद्र का अपने में कोई होल्डिंग हो। अरे भाई धर्मेंद्र की सब्सिडरियों की होल्डिंग है तो धर्मेंद्र की अपने आप ही होगी ना यार। हाँ या ना? डन सर।
टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज। क्लियर? तो बेटा जी ये पूरे 2 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, अब इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आपसे कोई पूछे सब्सिडरी कंपनी क्या है, अब आप रटने बैठ गए, आप बोलोगे सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। ये अनदर कंपनी कौन सी है? होल्डिंग कंपनी। मीन्स अ कंपनी, क्या बोला मैंने? मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, अब क्लॉज 2 पहले हमने पढ़ा है, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल। एक्सरसाइज मतलब खुद, कंट्रोल मतलब दूसरों के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू। एक्सरसाइज और कंट्रोल क्या? मोर देन 1/2 किसका? टोटल वोटिंग पावर। कैसे? ऑन इट्स ओन, यही तो एक्सरसाइजेज है। और कंट्रोल थ्रू वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरीज, ये कंट्रोल है। हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है मेरे बेटे, सिर्फ 4 बार रीड करके आ जाओ, 5वीं बार दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो सर फाइनेंशियल कंट्रोल तो समझ में आ गया। क्लियर? यस सर, फाइनेंशियल कंट्रोल तो समझ में आ गया। तो इससे ये दूसरा वाला कंट्रोल कौन सा था? फर्स्ट वाला। बेटा इसको हम बोलते हैं मैनेजीरियल कंट्रोल। वापस बोलता हूं, इसको हम बोलते हैं मैनेजीरियल कंट्रोल। अब आप बोलोगे सर मैनेजीरियल कंट्रोल क्या है? बेटा सब बताएंगे, पहले आप बताइए इतना समझ आया? यस सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो सर मैनेजीरियल कंट्रोल क्या होता है? देखो मैं बताता हूं, व्हाट इज मैनेजीरियल कंट्रोल। तो सुनना भाई, देखो अब आप ये कह रहे हो कि एक कंपनी है, इसका नाम है वाई लिमिटेड, ठीक है, और ये कंपनी है, इसका नाम है एक्स लिमिटेड। अब मैनेजीरियल कंट्रोल का क्या मतलब है? अब आप मुझे बताओ कि कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? मैं बोलूं वाई लिमिटेड जो है, इस वाई लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होगा? बेटा ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। मतलब वाई लिमिटेड के जो की डिसीजंस हैं, जो की डिसीजंस हैं, वो की डिसीजंस कौन लेता होगा? भाई ऑब्वियस है, वाई लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते होंगे। डन सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए जो वाई लिमिटेड है उसके टोटल से फॉर एग्जांपल 10 डायरेक्टर्स हैं, टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं। तो आपका सेक्शन 2, आपका जो सेक्शन 2 है, क्लॉज 87 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि देखो जी, अगर आपकी कंपनी का दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन पर कंट्रोल है। अब आप बोलोगे सर कॉम्पोजिशन पर कंट्रोल का क्या मतलब होता है? बेटा कॉम्पोजिशन पर कंट्रोल का मतलब कहां दिया हुआ है? तो बेटा जी सुनो, जब आप 287 पढ़ोगे एक्ट में, तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, है ना। एक्ट में कई बार जो पार्लियामेंट है जब एक्ट बनाती है, तो उसमें अगर वो कोई बात कह रही है तो उसको और क्लैरिफाई करने के लिए वो सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन ऐड कर देती है। तो इस सेक्शन के नीचे एक एक्सप्लेनेशन एडेड है जिसमें यह बताया गया है कि कॉम्पोजिशन पर कंट्रोल का क्या मतलब होता है। और उस एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर रखते हो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेजॉरिटी, जैसे मान लो हमारी कंपनी ये वाई लिमिटेड है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 10, तो इसकी मेजॉरिटी क्या हुई बेटा? 50% + 1 मतलब 5 + 1 मतलब 6। इसका मतलब अगर एक्स लिमिटेड के पास पावर है टू अपॉइंट, वापस बोलता हूं, पावर है 2 अपॉइंट 6 या उससे ज्यादा, भाई बोला है ना साफ साफ,
मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी का मतलब तो 50% प्लस 1 होता है। तो अगर आपके पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन पर कंट्रोल है, दैट मींस आप उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर रखते हो, तो आप होल्डिंग हो और ये सब्सिडरी है। हाँ या ना सर? ये तो हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, पर सर हमें तब भी समझ में नहीं आया था और अब भी समझ में नहीं आया कि सर एक बात बताओ, ये मैनेजरियल कंट्रोल कोई क्यों देगा? मतलब ऐसे ही दे दोगे क्या किसी को भी कंट्रोल? मतलब किसी कंपनी को पकड़ लोगे, बोलोगे सर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना अच्छा लगता है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो। अरे भाई कोई लॉजिक तो होता होगा किसी चीज का। यस सर, बात तो सही है। तो मैं कह रहा हूं ये मैनेजरियल कंट्रोल कैसे आता होगा? कोई तो लॉजिक होगा। हाँ सर, होना तो चाहिए। आप बताइए, मैं बताता हूं। मान लेते हैं, देखो मैं एग्जांपल देता हूं होता क्या है, प्रैक्टिकल बताता हूं आपको होता क्या है। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं। जी सर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कवर करता है। ठीक है जी, क्या कवर करता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है सर। तो मान लीजिए एक कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर जिसके पास कंपनी में 5% वोटिंग राइट होंगे या 5% शेयर्स होल्ड करेगा, अगर वो बंदा 5% पेड अप कैपिटल अगर वो होल्ड करेगा, तो उसको हम हमारी कंपनी में एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का राइट देंगे। वापस प्रोविजन सुन लो। मान लो किसी कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, मान लो जी वाई लिमिटेड के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जिसके पास कंपनी के 5% के शेयर्स होंगे उनके पास, उनको हम एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का राइट देंगे। डन सर? यस सर, डन। अब इसी एग्जाम्पल को यहां फिट कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी एक्स लिमिटेड के पास मान लो 5% के शेयर्स हैं, किसमें? वाई लिमिटेड में। तो वाई लिमिटेड के कितने डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का राइट आ गया एक्स के पास? सर ऑब्वियस है, एक को आ गया। मान लो एक्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी और वाई लिमिटेड के 10% के शेयर खरीद लिए, तो अब कितने डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का राइट आ गया? सर 2। मान लो और शेयर बढ़ा दिए, 15% कर दिए, अब कितने का राइट आ गया? 3। मान लो 20% कर दिया, अब कितने का राइट आ गया? 5। मान लो 25% की होल्डिंग कर दी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में, तो कितने डायरेक्टर नॉमिनेट करने का राइट आ गया? सर 5। मान लो 30% कर दी होल्डिंग, तो अब यही नंबर कितना हो गया? 6। भाई लिखा हुआ है, आपने ही लिखा है, हर 5% पे एक डायरेक्टर है, तो 30% होल्डिंग होते ही मेरे पास कितने डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट आ गया? 6। और 6 किसकी मेजॉरिटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो लॉ कहता है जी देखो देखो, एक्स लिमिटेड के पास फाइनेंशियल कंट्रोल तो अभी नहीं आया है क्योंकि वो तो मोर देन 1/2 में आएगा, बट मैनेजरियल कंट्रोल आ गया है। हाँ या ना? क्यों? अरे यार सोचो यार, किसी कंपनी का मैनेजमेंट में मेजॉरिटी आदमी अपने हैं। हाँ या ना? मेरे नॉमिनेट करे हुए, तो मेरा कंट्रोल नहीं होगा क्या? होगा, बट नॉट फाइनेंशियल। कैसा होगा? मैनेजरियल। तो सर क्या ये कंपनी पागल है वाई लिमिटेड, जो कि 30% में ही किसी की सब्सिडरी बन जाएगी? अब बेटा ये तो वाई लिमिटेड से पूछो और उनके आर्टिकल से पूछो। हाँ या ना? भाई ऑब्वियस ही बात है, बड़ी कंपनियां जो होती है, अब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी की पेड अप कैपिटल की बात करो तो उसमें 30% का मतलब समझते हो क्या आप? तो पहले आप गूगल कर लेना, रिलायंस की पेड अप कैपिटल निकाल लेना और उसका 30% देख लेना, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना इजी नहीं होता है ना? बट अगर ऐसा हो गया तो भी लॉ कहता है कि भैया आप होल्डिंग हो जाओगे और ये सब्सिडी हो जाएगी। ओके, डन सर। तो बेटा जी होल्डिंग और सब्सिडी को वाइंड अप करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। लॉ इज जस्ट लाइक योगा बेटा, आराम से डीप ब्रेथ लो, तसल्ली से पढ़ो। ठीक है सर, पढ़ाओ। सब्सिडरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87,
सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू, देखो भूलना मत यार बेटा, सब्सिडरी है तो किसी ना किसी की तो होगी ना। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेस कंट्रोल्स, पहला क्लॉज क्या बोलता है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे आप मैनेजरियल कंट्रोल बोलते हो, या एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, जिसे फाइनेंशियल कंट्रोल बोलते हो। सर जरूरी है क्या होल्डिंग कंपनी का खुद के पास शेयर्स हो? नहीं, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, मतलब खुद का भी हो सकता है और वो ये पावर एक या एक से ज्यादा सब्सिडीज के थ्रू भी एक्सरसाइज कर सकती है। अब पॉइंट ये है कि जब खुद करेगी तो आप वर्ड एक्सरसाइज लिखोगे, जब वो एक या एक से ज्यादा से करेगी तो वर्ड कंट्रोल है। ये लॉजिक है एक्सरसाइज और कंट्रोल का। जी सर, फिर ये तो सर हो गया, ये तो आ गया हमको समझ में। सर ये कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है बेटा? एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, अगर आपके पास किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से मेजॉरिटी को अपॉइंट करने का राइट है तो आप होल्डिंग हो और वो सब्सिडरी है, मतलब ये मान लिया जाएगा कि यू आर कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डन सर। सर ये क्या लिखा हुआ है बेटा? अगेन अ प्रोविजो। सर ये प्रोविजो क्या है? तो बेटा फटाफट से मेरी बात सुनना, बहुत ही इजी प्रोविजो है। ये क्या कहता है? ये कहता है सर कि प्रोवाइडेड दैट, मतलब फिर से मैं बोलूंगा, जब जब वर्ड आ जाता है प्रोवाइडेड, इसका मतलब प्रोविजो लग गया। तो ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सॉरी ये बार बार आ जाता है प्रेस्क्राइब्ड, अरे बोला ना, प्रेस्क्राइब मतलब कोई ना कोई रूल्स बनाए सरकार ने, हाँ या ना? तो रूल बनाए तो इन्होंने बोला प्रोवाइडेड दैट वो क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के बोलेगी, उन कंपनीज का शेल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडरीज, प्लीज सुनना, शेल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सर इतनी टफ लैंग्वेज सर हमें तो समझ में आएगी नहीं, तसल्ली से पढ़ो तो सही। देखो बोला वो क्लास ऑफ कंपनी होल्डिंग कंपनी जिसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया कि तुम किसी भी क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी को बोल सकते हो, है ना जी, कि ये क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी या ये क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी, आप बता देना कौन सी होल्डिंग कंपनी, तो रूल में लिखा होगा, ठीक है। तो रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये बोल सकती है कि ये होल्डिंग कंपनीज जो हैं वो shall not have layer of subsidiaries। सर लेयर क्या है मैं सब बता रहा हूं। shall not have layer of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। सर कुछ समझ नहीं आया, एक बार समझाता हूं, बोर्ड पे देखो। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है राम, मान लीजिए कंपनी का नाम है अयोध्या लिमिटेड, और अयोध्या लिमिटेड की एक सब्सिडरी है रामजी लिमिटेड, रामजी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है सीताजी लिमिटेड, सीताजी की एक सब्सिडरी है लव एंड कुश लिमिटेड, और ऐसा कहा जाता है कि लव एंड कुश के बाद भी इनके डिसेंडेंट्स आज तक मौजूद हैं, है ना, कहा जाता है उनकी वंशावली चलती हुई आ रही है ना। तो मान लो हम तो सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, इनके नीचे भी इंक्लूड कर लेते हैं कुशवाहा, या मान लो हम लिख देते हैं लव एंड कुश के नीचे कछावा लिमिटेड। अब आप बात समझना, फिर वही बात आपको पढ़ा है आपने, अयोध्या की सब्सिडी कौन है? राम की, और राम की कौन है? सीता जी। तो ऑब्वियस है अयोध्या की भी सब्सिडी होगी ना सीता। सर वही वाली रूल है, आपने पढ़ा ना अभी? हाँ सर, सीता लव एंड कुश की सब्सिडी, सीता की सब्सिडी कौन है? लव एंड कुश, तो लव एंड कुश राम की भी सब्सिडी होंगे और अयोध्या की भी होंगे। और सर कच्छावा लव एंड कुश के हैं तो सीता जी के भी होंगे, राम के भी होंगे, अयोध्या की भी होंगे। अब आप बात समझो, ये लेयर है 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर।
सर आपने कैसे कह दिया? बेटा एडवोकेट विक्रम प्रताप सिंह जी कुछ कहते ही नहीं है, जो कहते हैं आपका लॉ कहता है। तो सर लॉ ने कहा रखा है, हाँ 287 में जो प्रोविजो है जो अभी आप पढ़ रहे हो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, और उस एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ है। सर क्या वर्ड लिखा हुआ है कि लेयर का मतलब होता है आपकी सब्सिडरी, मतलब आपकी एक सब्सिडरी आपकी एक लेयर है। तो अयोध्या की एक लेयर राम है, एक लेयर सीता है, एक लेयर लव कुश है, एक लेयर कच्छावा है। तो सर ऐसे कितनी भी लेयर हो सकती है, 100 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। नहीं नहीं नहीं। तो सर आपको कैसे पता? नहीं बेटा मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने रूल पढ़े हैं। तो बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरएमएल रूल्स इशू किए हैं। आरएमएल का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट लेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट लेयर्स, हाँ या ना। और इसके हिसाब से आरएमएल रूल्स के हिसाब से, आरएमएल रूल्स के हिसाब से इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 2 लेयर्स परमिसिबल है, मैक्सिमम 2 लेयर्स परमिसिबल है। इसका मतलब अयोध्या की फर्स्ट लेयर राम है, सेकंड लेयर सीता है, अब आप आगे नहीं जा सकते, सॉरी। बिकॉज आप बात समझिए, कल को अगर कोई सीरियस लेवल के फ्रॉड्स होते हैं, अनसर्टेन मतलब फ्रॉड्स अगर होते हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? इसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, उसका पैसा, आपकी जिंदगी निकल जाएगी भैया। तो आपने कभी मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना होगा, तो वो सब यही गेम होता है बेटा, हाँ या ना। तो लॉ ने कहा भाई साहब ऐसा है, आप मैक्सिमम 2 लेयर होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा लेयर होल्ड नहीं कर सकते हो। अब फिर से मैंने कहा इसके लिए आपको डिटेल में आरएमएल रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपको इतना नहीं जाना, बट ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। कुछ कंपनीज में 3rd लेयर भी अलाउड होती है, मैं आपको बता दूं, पर नॉर्मली 2 लेयर्स मैक्सिमम है, इससे ऊपर अलाउड नहीं है आरएमएल रूल्स के हिसाब से। आपको इतना पता होना चाहिए। तो अब आपको ये प्रोविजो समझ में आ जाएगा। ये प्रोविजो क्या कहता है कि भैया जी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है उस क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी को, और ये कह सकती है कि आपकी लेयर का नंबर उस लिमिट से ज्यादा नहीं होगा जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। और मैंने अभी अभी बताया आरएमएल रूल्स में जनरली कितना लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखा है, 2, कि आपको मैक्सिमम 2 लेयर अलाउड है, 2 से ऊपर अलाउड नहीं है। ओके सर, सर ये प्रोविजो भी आ गया। अब सर होल्डिंग कंपनी क्या होती है? यार ये तो अब मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई बेटा। होल्डिंग कंपनी का मतलब तो अब आपको आना ही चाहिए। तो होल्डिंग कंपनी क्या है बेटा? होल्डिंग कंपनी का मतलब है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू, सर फिर से आ गया इन रिलेशन टू, बेटा आना ही है, आना ही है यार। फिर से मैंने कहा यार होल्डिंग कंपनी आप हो तो किसी की होल्डिंग हो ना यार। तो मैंने बोला होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 or more कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सब सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। वाह यार, क्लैप करने का मन कर रहा है, क्योंकि सारी मेहनत तो सब्सिडरी में कर ली ना आपने यार। पिछले आधे घंटे से सब्सिडरी कंपनी पढ़ा रहा हूं, तो एटलीस्ट इन्होंने आपकी और मेरे लिए हेल्प कर दी। इन्होंने बोला होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी वो है जिसकी दूसरी कंपनियां सब्सिडरी है। अरे हाँ है ना। ओके सर। सर प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये एक कॉमन एक्सप्लेनेशन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर इट। कॉमन पॉइंट है, एग्जाम में आपके साथ गेम खेला जा सकता है। देखिए देखिए, जब नॉर्मली पूरे एक्ट में मैं बोलूं कंपनी, तो इसका मतलब आपके दिमाग में सेक्शन 2 क्लॉज 20 आ जाना चाहिए, जहां कंपनी डिफाइंड है। और वहां कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्लियर? हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती है। डन सर। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ, बोलो, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 87 दैट इज सब्सिडरी कंपनी, एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 दैट इज क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी, दोनों ही केसेस में अगर कहीं पर भी वर्ड कंपनी लिखा है तो उसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर होगा। इसका मतलब केवल रजिस्टर्ड कंपनी कवर नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मान लो कोई स्टैट्यूटरी कंपनी है जो बॉडी कॉर्पोरेट है और उसका किसी रजिस्टर्ड कंपनी में 51% होल्डिंग है, तो ये भी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। ये नहीं कहोगे सर ये तो कंपनी नहीं होती 2-20 में। अरे भैया है,
हाँ या ना? बिकॉज इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि वैसे तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अलग होते हैं, पर जब जब आप 246 और 287 पढ़ोगे तो कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी है। हाँ या ना? क्लियर? डन सर। इसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है, ज्यादा आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी जैसी है, बस कान खोल के सुन लो यार, सब्सिडरी जैसी है पर सब्सिडरी नहीं है, बेटे जैसा है पर बेटा नहीं है, पड़ोस में रहता है पर पड़ोसी नहीं है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? बहुत सिंपल है, कोई भी कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आई रिपीट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब आप बोलोगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? मान लीजिए ये कंपनी है वाई लिमिटेड और ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड की कैपिटल में, मान लेते हैं सर वाई लिमिटेड की कैपिटल है 100 करोड़ की, ठीक है, और एक्स लिमिटेड के का वाई लिमिटेड में मान लेते हैं 20% होल्डिंग है, मतलब 100 करोड़ में 20 करोड़ की होल्डिंग किसकी है? एक्स लिमिटेड की। हाँ या ना? तो स्वाभाविक सी बात है, लॉ ये कहता है कि अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, और मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया है, पार्लियामेंट ने एक्ट में जोड़ के पहले से ही लिखा हुआ है। हाँ या ना? तो वहां उन्होंने बोला है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, मोर देन, एटलीस्ट, ये भी गेम कर जाएंगे आपके साथ, इसलिए कैजुअली नहीं पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी मार्क्स आएंगे भाई। वर्ड लिखा है एटलीस्ट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20% चलेगा, पर होल्डिंग और सब्सिडी में मोर देन लिखा है, मतलब ग्रेटर देन 50% होना ही चाहिए। हाँ या ना? एटलीस्ट वर्ड है ना यार, पढ़े लिखे लोगों अंग्रेजी समझ में आती होगी, एटलीस्ट मतलब 20 भी चलेगा। तो अगर मान लीजिए एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में 20% होल्डिंग है, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के ऊपर क्या होल्ड करती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आई रिपीट, क्या होल्ड करती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो हम मान लेंगे कि वाई लिमिटेड हमारी क्या है? एसोसिएट। हाँ या ना? सब्सिडरी तो नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी के लिए तो 50% से ज्यादा चाहिए, बट 20% तो है, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी। बार बार बोल देता हूं, सब्सिडरी जैसी है, सब्सिडरी नहीं है, बेटे जैसा है पर बेटा नहीं है, पड़ोस में रहता है पर पड़ोसी नहीं है। अब पढ़ लो, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू बोलने की जरूरत नहीं है ना, पता है ना? यस सर। तो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब वो कंपनी है जिसमें वो दूसरी कंपनी, अदर मतलब ये वाली कंपनी, मतलब हमारे लिए एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20%, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी, वो हमारी सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी के लिए तो 50% से ज्यादा चाहिए। तो कहने का मतलब हमारा होल्डिंग 20 या 20 से ज्यादा है पर 50 से कम है। हाँ या ना? मोर देन 50 से कम है, 50 तक भी होगा तो आप एसोसिएट बोल सकते हो, 50 से ऊपर जाते ही वो क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। हाँ या ना? तो हम बोलेंगे ये एसोसिएट कंपनी है और हमारी ये एसोसिएट कंपनी है, बट सब्सिडरी नहीं है, सब्सिडरी नहीं होती तभी एसोसिएट बना जाएगा बेटा। यस सर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। इसका मतलब अगर दो कंपनीज मिलकर कोई काम कर रही है, एक्स और वाई लिमिटेड अगर कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, दे आर इन अ जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे की एसोसिएट कंपनी माने जाएंगे। डन? यस सर। तो एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या हो गया? कोई भी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब 20 या 20 से ज्यादा, बट वो उसकी सब्सिडरी नहीं है, तो वो क्या है? एसोसिएट कंपनी। हाँ या ना? या फिर दो कंपनी अगर जॉइंट वेंचर में है तो वो भी एक दूसरे की क्या है? एसोसिएट कंपनी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स डिटेल में
कॉन्सेप्चुअली समझाने में मैं सफल हुआ हूँ और आई होप आप लोग अपनी सीए जर्नी में लॉ को इन डेप्थली समझ के पढ़ेंगे। आप जब लॉ को समझ के पढ़ते हैं तो लॉ आप पर बोझ नहीं, आपको आसान लगने लग जाती है, आपको मज़ा आने लगता है और आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाते हो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डू इन नेक्स्ट डेमो क्लास। थैंक यू वेरी मच।